हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले कहूँगा, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, कड़ाके की ठंड है, तो आप अपनी रजाई के अंदर से बाहर नहीं निकले, कतई भी नहीं निकले, लेकिन रजाई के अंदर घर लेट करके सोते भी न रहें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका सर पे आ गया है। बहुत जल्द बोर्ड एग्जाम है, आपको पता है 22 फरवरी से एग्जाम शुरू है आपके, और आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है, ठीक है ना। आपने कोई विशेष तैयारी नहीं कर रखी है, इसलिए आपको तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है। तो आपको तैयारी में अपने लगे रहना है और मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग उपस्थित हैं यहाँ पर 2023 केमिस्ट्री अनसोल्ड पेपर सेट नंबर 3 347 सीसी पर। इसी के साथ हम लोग ये कहेंगे कि बहुत जल्द हम आपके लिए बायोलॉजी का भी सेट लाने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत जल्द हम आपके लिए बायोलॉजी का भी सेट लाने वाले हैं। तो बहुत जल्द आपके लिए बायोलॉजी का भी सेट आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों की मांग है कि सर बायोलॉजी का अनसोल्ड करवा दीजिए। तो सबसे पहले कि बिना किसी विलंब के हम लोग चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो इसका पहला ऑप्शन है, कह रहा है कौन सा स्टाइकियोमेट्रिक दोष है, नहीं है, सॉरी। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, धातु आधिक्य दोष। पहले की खा की बात करें, कह रहा है 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, 10 मोल। कैसे आया? मोलों की संख्या बराबर 180 ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। जल का अणुभार 18 होता है, 18 दाम 180। पहले का गाम शून्य कोटि की अपक्रिया है, तो शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए इसका सेकंड ऑप्शन सही है, H2 + Cl2 2HCl। पहले का घा फार्मेलिन जली विलयन है। फार्मेलिन जो है वो जली किसका जली विलयन होता है? तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, फार्मेल्डिहाइड का, है ना। फार्मेल्डिहाइड का जली विलयन होता है। और इसके बाद हम लोग अंगा की बात करें, एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। तो इसका भी सेकंड ऑप्शन सही है, एमाइड से एमीन बनाने में K2Cr2O7 और H2SO4 का यूज किया जाता है। 4 नंबर की बात करें, ग्लूकोज या एल्डिहाइड। ग्लूकोज या एल्डिहाइड टॉलिन अपकर्मक से क्रिया करके बनाता है। इसका भी सेकंड ऑप्शन सही है, सिल्वर, ठीक है ना। अब दूसरे के का पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो कि हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। दूसरे के खा पर चलते हैं जो कि न्यूमेरिकल है, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और विनम्र निवेदन है कि भैया अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके बोर्ड से संबंधित आप तक पहुंच जाए। और इसके बाद में नीट और टीजीटी पीजीटी संबंधित बायोलॉजी का बहुत बढ़िया ऑप्शन आने वाला है, जो कि वो भी फ्री में होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के खा पे, जो कि बहुत लंबा सेट है। दूसरे का खा, भारानुसार 30% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। तो देखिए क्या करते हैं, एक तरफ ग्लिसरॉल लिखते हैं और दूसरी तरफ हमने लिख दिया चल। ग्लिसरॉल की मात्रा है 30%, मतलब 30 ग्राम हो जाएगी। ग्लिसरॉल का अणुभार 92 हो जाएगा। कैसे आएगा? ग्लिसरॉल का अणुसूत्र होता है C3H8O3, तो 12 × 3 + 1 × 8 + 16 × 3 36 + 8 + 48 = 92। स्मॉल n यानी ग्लिसरॉल के मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30/92 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? यह आ जाएगा पॉइंट के, हाँ इसका डिवाइड करेंगे, अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, पॉइंट का 32 आ जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू 70 ग्राम और स्मॉल एम इक्वल टू क्या आ जाएगा 18। तो कैपिटल एन इक्वल टू क्या आएगा 70 अपॉन 18, 18 3 जा 54 और 18 4 जा 72 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, बचेगा 16। तो 3.8 डिवाइड करते हैं 160 इक्वल टू 70, 0.0 3.88 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 3.88। तो अब निकालेंगे क्या टोटल मोल्स। टोटल मोल्स इक्वल टू क्या आएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इक्वल टू हो जाएगा 0.32 प्लस 3.88, क्या करेंगे ऐड करेंगे 8 और 2 10, 8 3 11 और 2 12, 3 और 1 4.2 आ जाएगा। हमसे ग्लिसरॉल का मोल फ्रैक्शन पूछा गया है, तो हम लिखेंगे ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज तो ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज चूंकि विलेय है तो विलेय का मोल प्रभाज ये होता है इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.32 अपॉन 4.20। और मैं आपके लिए बता दूं आपसे कि मैं बहुत बड़ा आलसी हूं, इसलिए ये डिवाइडेशन मैं आपको देता हूं। ओके, केवल कैलकुलेशन बची है, आंसर कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसी दूसरे के घा की बात करते हैं, तो मैं इसको साफ करता हूं, आगे बढ़ जाता हूं क्योंकि समय बहुत कम है और प्रिपरेशन बहुत ज्यादा करनी है। कह रहा डेनियल सेल नंबर डाल दो, दूसरे का घा। डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अपक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा के मान की गणना कीजिए। ठीक है, जो हमारी रिएक्शन है वो है Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस गिव्स आउट Zn एक्वस 2 प्लस Cu सॉलिड। ये हमारी इक्वेशन दी गई है, जिसमें हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो n इक्वल टू 2, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ऑक्सीडेशन में, है ना, या रिडक्शन में। तो n इक्वल टू हमारा 2 आ जाएगा और इसमें दिया गया है फैराडे संख्या है 96500 कूलम ये होती है। और एक चीज ध्यान रखना बेटा, फैराडे संख्या को हम लोग कैपिटल एफ से ही डिनोट करेंगे, है ना, कैपिटल डी से एफ से ही डिनोट करेंगे। और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है वही नॉट 1.1 वोल्ट दिया गया है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अपक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए, माने कि डेल्टा आरजी स्टार आरजी नॉट हमको फाइंड करना है। तो हमारा फॉर्मूला बनता है डेल्टा आरजी नॉट इक्वल टू -NFE। तो -n का मान हो गया 2, f का मान है 96500, E की वैल्यू 1.1 वोल्ट हो जाएगी। इन सब का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपको निकालना पड़ेगा। मैं अपने आलस्य के चक्कर में ऐसा नहीं करूंगा। ओके, आप लोगों को सॉल्यूशन दे देते, कैलकुलेशन भी मांगते हो, कुछ तो मेहनत करो, क्योंकि कैलकुलेशन करने बोर्ड में मिस्टर विपिन पटेल नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे के घा पर चलते हैं। दूसरे का घा हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, हमें इसे सॉल्व नहीं करना। तीसरे के का पे चलते हैं, तीसरे का भी आउट ऑफ सिलेबस है, सॉल्व नहीं करते हैं। तीसरे के खा की बात करते हैं, वो भी हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। तीसरे का खा भी आउट ऑफ सिलेबस हो गया।
तीसरे के गा की बात करते हैं। थर्ड का गा है ना, क्या कह रहा है कि उपसय संयोजन संख्या को उदाहरण सहित लिखिए। तो उपसय संयोजन संख्या क्या करेंगे भैया, जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों की संख्या उसकी उपसय संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल K4FeCN का होल 6 में Fe की समन्वय संख्या इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाती है, उपसय संयोजन संख्या, और आपके 2 नंबर कंप्लीट पक्के होते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड के घा की। थर्ड का जो घा है उसका फर्स्ट क्या कह रहा है कि ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल एमीन तथा ब्रोमीन जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है CHOH का होल 4 CH2OH, और इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम हाइड्रोक्सिल एमीन से। हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला होता है NH2OH, लेकिन हम इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिखेंगे। ओके, ऐसा लिखने का उद्देश्य हमारा है, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन। इतना पार्ट हमारा क्या होगा, निकल जाएगा। क्या निकल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहा है, CHOH का होल 4 और CH2OH प्लस H2O। अब यहां पर देखिए क्या बचा था, NOH बचा था, जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है NOH। अब ये बनता है ग्लूकोज ऑक्सिम। क्या बन जाता है भैया, ग्लूकोज ऑक्सिम बन जाता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, तीसरे के घा का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आप लोग इसको डिनोट कर लीजिएगा, आगे मिलते हैं। तो ब्रोमीन जल से नीचे हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है ब्रोमीन जल से क्रिया करानी है। तो देखो क्या होगा, CHOH का होल 4 CH2OH प्लस, ये रुमाल लगा दो और यहाँ पर कर दो Br2 प्लस H2O। ठीक है, तो इसका होगा ऑक्सीडेशन और ये बना देगा COOH का होल 4 CH2OH। इसका नेम है ग्लूकोनिक अम्ल। क्या बनता है भैया, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है।
तो इस तरीके से हमारा तीसरे का घा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, इसको साफ करते हैं या आप लोग डिनोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, तब तक हम लोग चौथे के का पर आते हैं। चौथे का की ओर चलते हैं। चौथे का क्या कह रहा है, नट समीकरण तथा रासायनिक शैलों में इसका उपयोग लिखिए। तो देखिए नट समीकरण को तो हम लोग जानते हैं, है ना, बहुत पुरानी दोस्ती है अपनी। चौथे का नट समीकरण क्या आएगा, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 अपॉन 2303 RT अपॉन NF log 10 m की पावर n प्लस। ठीक है, ये हमारा नट समीकरण हो गया। अब जब हम इसको देंगे तो हमें ये भी बताना होगा कि इसकी क्या वैल्यू है क्या नहीं है। तो जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पर E इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव होता है, ठीक है। E नॉट इक्वल टू क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये भी बताना होगा आपको। और R क्या है आपका, नियतांक होता है। T क्या है, परमताप होता है। और N क्या है, भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और F हमारा फैराडे संख्या है, फैराडे संख्या जिसकी वैल्यू 96500 कूलाम होती है। और ये हमारा होता है सांद्रता में परिवर्तन, log m 10 m की पावर n प्लस ये हो जाता है। अब इसी का उसने कहा है उपयोग बताइए, नट समीकरण और इसका एक रासायनिक शैलों में इसका एक अनुप्रयोग बताना है। तो क्या होगा, इसका उपयोग विभिन्न तापों तथा आयन सांद्रताओं पर विभिन्न तापों तथा आयन सांद्रताओं पर स्थित इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव की गणना करने में किया जाता है, गणना करने में किया जाता है। तो ये हमारा चौथे का कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। और अब हम लोग चलने वाले हैं चौथे के खा पर। क्वेश्चन नंबर 4 का खा कह रहा है विषमांगी उत्प्रेरण का शोषण सिद्धांत। तो भैया चौथे का खा जो है वो हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, इसको हम छोड़ देंगे। हम लोग चौथे के गा पर चलते हैं। 4 का गा कह रहा प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन की पहचान कीजिए।
रासायनिक समीकरण लिखिए। तो वही आइए पहचान कर लेते हैं एमीन्स की, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन्स की पहचान करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन की पहचान का वर्णन करना है, वो भी रासायनिक समीकरण की सहायता से करना है। तो देखिए क्या होता है कि प्राथमिक बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड यानी C6H5SO2Cl2, जिसे हिंसबर्ग अभिकर्मक कहा जाता है। यह हिंसबर्ग अभिकर्मक प्राथमिक द्वितीयक एमीन से अपक्रिया करके सल्फोनेमाइड बनाता है। यह हमारा हिंसबर्ग अभिकर्मक हो गया। और एक हमने प्राथमिक एमीन NH2, हमने थोड़ा सा इसको उल्टा करके लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि इतना पार्ट हमारा निकल जाएगा। और ये बन गया बेंजीन रिंग SO2 NH2CH5, जिसका नाम होगा N-एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, और HCl बाहर हो जाएगा। उसी प्रकार जब दूसरी यानी द्वितीयक एमीन से कराते हैं क्रिया, तो द्वितीयक एमीन का भी ये पोर्शन आपका निकल जाएगा और बन जाता है हमारा HCl। ठीक है ना? ये बना N, इसका नाम रहेगा N डाई एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है, N डाई एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ओके। और थर्ड में बात करते हैं, तृतीयक एमीन जो होते हैं वो बेंजीन सल्फोनेमाइड से कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, चौथे का गा था ये वाला। अब हम लोग चौथे की घा पर जाएंगे, इसे सॉल्व करना है हमें। कह रहा DNA और RNA में अंतर बताना है। चौथे की घा में आते हैं DNA, जो आपका नोट हो गया होगा। चलते हैं और एक बार फिर से अनुरोध है कि आप अपनी बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में रजाई के अंदर सर्दी का मजा मत लेते रहें और अपनी प्रिपरेशन को करते रहें। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के घा पर। DNA और RNA में अंतर करना है, तो ये तो बच्चा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। DNA और RNA में अंतर है ना, आज की बात नहीं है। सीधी बात करते हैं कि नंबर 1, इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है और इसमें राइबोज शर्करा होती है, राइबोज शर्करा होती है। ठीक है, नंबर 2 बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि इसमें नाइट्रोजनी क्षारक AGCT यानी एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन होते हैं और इसमें नाइट्रोजनी क्षारक AGCU एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं। इसमें थायमिन नहीं होता, थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। नंबर 3, यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है।
यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है और यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4, इसमें स्वाद्विगुणन की क्षमता होती है। इसमें यह क्षमता नहीं होती है। नंबर 5, यह आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ है, यह केवल वायरस में आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो कोई बात नहीं, ये आपका चौथे का घाव भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 4 नंबर का होता है। ठीक है ना, तो आइए तो क्वेश्चन नंबर 5 के का पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है परासरण दाब को समझाइए। परासरण दाब तो चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं कि परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब उस तरल स्थैतिक दाब के बराबर होता है। उस तरल स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण दाब उस तरल स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने पर उत्पन्न होता है। परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता परासरण दाब। अब संबंध, परासरण दाब और अणुभार में संबंध पूछा जा रहा है। तो बायल के नियम से बायल के नियम से क्या होता है कि P प्रोपोर्शनल 1/V समीकरण 1। चार्ल्स के नियम से तो P प्रोपोर्शनल T।
टेम्परेचर में दोनों समीकरणों को मिला देते हैं तो P प्रपोर्शनल T अपॉन P, सॉरी T अपॉन V, V इधर आएगा तो क्या हो जाएगा PV प्रपोर्शनल T, तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा ST, जहां S एक विलेन स्थिरांक है। यदि विलेय की स्मॉल n मोल, इस तरह हम दोबारा से करेंगे, लिए जाए तो ये हो जाएगा, अब इधर मैं कर रहा हूं PV इक्वल टू NST, वेयर n इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, तो PV इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m ST। ये जो है परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध का सूत्र हो जाता है या संबंध हो जाए। अगर हम इसी को और आगे बढ़ाएं तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा W अपॉन V और ST अपॉन M, जिसे हम लोग कह सकते हैं DST, P इक्वल टू DST। और आगे बढ़ाना चाहे तो P इक्वल टू N अपॉन V ST से, यहां से तो ये हो जाएगा P इक्वल टू CST। तो यहां तक पूछा जाता है ना। हमारा मेन आंसर यहां तक सॉल्व हो जाता है। इतना हमसे पूछा गया पूरे 4 मार्क्स पर, और इससे आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे बड़े आराम से। अब हम लोग चलेंगे 5वें के खा पर। आप क्रिया के औसत वेग तथा तात्क्षणिक वेग को समझाइए। 5वें का खा। अब क्रिया के औसत वेग और तात्क्षणिक वेग को समझाना है। तो अब क्रिया का वेग क्या होता है पहले यही जान लेते हैं, तो इसको पूछा तो गया नहीं है इसलिए मैं आपको ओरल बता दे रहा हूं कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो ये हो जाता है। अब हमसे पूछा गया है क्या औसत वेग। 5वें का खा, इसमें हम हेडिंग डालेंगे औसत वेग, ठीक है। और इसी में कुछ और जोड़ रहा है, और उन्हें प्रभावित करने वाले 2 कारकों का वर्णन भी करना। अच्छा, कारक भी पूछ लिए, कोई बात नहीं। क्या लिख सकते हैं, वह दर जिस पर समय के साथ, वह दर जिस पर समय के साथ 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 अभिकारक पदार्थ की अभिकारक पदार्थों कर दो के सांद्रण में परिवर्तन होता है। अभिकारक पदार्थों के सांद्रण में परिवर्तन होता है, अभिक्रिया का औसत वेग कहा जाता है। इसे RAV से, AB फॉर एवरेज, प्रदर्शित करते हैं।
RAV से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम इसके औसत वेग की बात करें तो औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, औसत वेग यानी कि RAV बराबर हो जाएगा dc/dt, जहां पर dc हमारा क्या हो सकता है, C2 - C1/T2 - T1, यानी सांद्रता में परिवर्तन बटे लगे समय में परिवर्तन। और इसी में दूसरी बात कह रहा है तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग, इसकी बात करते हैं। किसी निश्चित क्षण पर, किसी निश्चित क्षण पर किसी एक अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तात्क्षणिक वेग कहते हैं। इसे RINST इंस्टेंटेनियस से प्रदर्शित करते हैं। से प्रदर्शित करते हैं। तो R इंस्टेंटेनियस इक्वल टू हो जाएगा अगर हम सांद्रता को x के पदों में लेंगे तो dx/dt ये हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या, प्रभावित करने वाले कारक। किसकी बात करते हैं, प्रभावित करने वाले कारक। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, हम साफ करते हैं क्योंकि अभी इसी प्रश्न पर रहना है हमको। हेडिंग डालेंगे प्रभावित करने वाले कारक। इसमें हमारा पहला है सांद्रण, तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे, सांद्रता बढ़ाने पर या सांद्रण बढ़ाने पर अणुओं की अणुओं का घनत्व लिख दीजिए, घनत्व बढ़ता है जिससे अणु पास पास आ जाते हैं, फलस्वरूप पास पास आ जाते हैं, फलस्वरूप उनमें प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, अतः अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। नंबर 2 की बात करें तो हमने ले लिया ताप, टेम्परेचर, ठीक है ना। क्या ले लिया, टेम्परेचर की बात करते हैं। ताप क्या होता है, ताप क्या प्रभाव डालेगा, तो इसमें देखिए बात करते हैं। तो जो ताप होता है, किसी भी
अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर उसका वेग बढ़ जाता है, उसका वेग बढ़ जाता है, क्योंकि ताप वृद्धि से अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, इसलिए इनका वेग बढ़ जाता है। ठीक है। फलस्वरूप प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाए। यह हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 5वें की गा की बात करते हैं, है ना। क्या कह रहा है, क्रोमियम तथा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तथा संक्रमण तत्वों के 2 प्रमुख लक्षणों की व्याख्या भी कीजिए। तो 5वें की गा पर चलते हैं। पांच का गा, संक्रमण, क्रोमियम 24 होता है और कॉपर 29 होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है, तो देखो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि ये अपवाद में आते हैं, तो इनका विन्यास हो जाएगा 4s1 3d5। कॉपर के क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 होना चाहिए, बट क्या हो जाता है 4s1 3d10 हो जाता है। ये हमारा सही विन्यास है और ये नहीं होता क्योंकि ये दोनों ही अपवाद है। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में इसने जोड़ रखा है संक्रमण तत्वों की 2 प्रमुख लक्षण, तो हम लिख देंगे संक्रमण तत्वों के लक्षण। बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट लिखूंगा, आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे, चुटकियों में तैयार हो जाएंगे। पहला पॉइंट है इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश पाता है। नंबर 2, इनके बाह्य कोश, ये भाई ई बना हुआ है, इनके बाह्य कोश का विन्यास ns2 n-1 d 1 से 10 होता है। इसको और थोड़ा सुधारेंगे तो ns1 से 2 ns2 n-1 d 1 से 10 होता है। नंबर 3, इनकी बाह्य 2 कोशें अपूर्ण होती हैं। नंबर 4, इनमें dd संक्रमण होता है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। नंबर 5, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण
रंगीन आयन बनाते हैं। तो लो भैया, हमसे 2 पूछा गया तो मैंने आपको 5 पॉइंट दे दिए, ठीक है, 5 पॉइंट दे दिए। तेरा है 5वें का घात, तेरा उपसय संयोजी यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को समझाइए तथा इसकी सीमाओं को लिखिए। तो भाई देखो, ये बहुत लंबा क्वेश्चन पूछ दिया है, लॉन्ग आंसर है, थ्योरेटिकल है, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन है, इसमें समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए इसको आप स्वयं कर लीजिए, आपके सर ने करवाया होगा। और अगर किसी को इसका आंसर नहीं मिलता है और उसे आंसर चाहिए तो बेटा मेरे नंबर पर, ठीक है, 9412653889 या फिर 8533049772 पर, ठीक है ना, ये वाला नंबर रखो 8533049772 पर, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट नेम ज़रूर दीजिएगा और आपको मैं आंसर भेज दूंगा, ठीक है। और वैसे भी आपसे सभी लोगों से अनुरोध है कि एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। इसके अलावा बंधुओं, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट नेम जरूर बता दें, जिससे मैं भी तो जान सकूं कि मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे कहाँ के बच्चे मुझसे हेल्प ले रहे हैं, है ना। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के का पर, जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। 6 के का अथवा देखते हैं, ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की विधि, ये भी भैया हमारा आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। 6वें का और उसका अथवा आउट ऑफ सिलेबस है। 6वें के खा की बात करते हैं कि निम्नलिखित के रासायनिक समीकरण लिखिए। कोल्बे अपक्रिया की बात कर रहा है, ड्रीमर टीमैन अपक्रिया की बात करता है, और फिनॉल का ऑक्सीकरण है, विलियमसन संश्लेषण है, मेथेनॉल है, और हाँ, मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण है। तो हम लोग इनके आंसर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के खा का पहला क्या है भैया? कोल्बे अपक्रिया बाय नेम रिएक्शन है बेटा। 5 नेम रिएक्शन कहीं ना कहीं से आपको किसी न किसी तरीके से पूछी जाती। तो यहाँ पर डेफिनेशन ना पूछते हुए उसने कहा है कि निम्नलिखित के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए, है ना। तो हम लोग इनके रासायनिक समीकरण लिखेंगे। कोल्बे अपक्रिया, तो जब फिनॉल को, अगर लैंग्वेज लिखना चाहे तो जब फिनॉल को, ठीक है ना, जब फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्या बनता है भैया? सोडियम फिनॉक्साइड, जिसका CO2, ठीक है ना, CO2 के साथ अपचयन कराने पर, क्या करवाने पर भैया? अपचयन करवाने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है, OH और C डबल OH आ जाता है। इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल। क्या बनता है भैया? सैलिसिलिक अम्ल बनता है। ये हमारी पहली रिएक्शन हो जाती है। नंबर 2, रीमर टीमैन अपक्रिया। क्या है भैया? रीमर
टीमैन अभिक्रिया। रीमन टीमैन अभिक्रिया की बात करते हैं तो इसमें क्या देते हैं, जब फिनॉल को यानी OH, फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म यानी CaCl3 प्लस एक्वस NaOH के साथ गर्म कर दो तो OH और CHO पहला उत्पाद बनता है। ONA, ये बनेगा ONA बनेगा। अब इसका अम्ल के साथ आप चयन कराएंगे तो OH और CHO यानी कि सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड बनता है। तो ये इस तरह से 2 रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई और 2 नंबर हमारे पक्के आप लोग नोट कर चुके होंगे। हम लोग चलते हैं थर्ड पर। थर्ड है फिनॉल का ऑक्सीकरण। फिनॉल का ऑक्सीकरण, फिनॉल का ऑक्सीकरण, फिनॉल का अगर हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या होगा भैया, OH, ठीक है। और ऑक्सीकरण कराते हैं माने कि मान लो O2 ले लिया, यहाँ पर उत्प्रेरक होगा तो ये बनेगा डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O प्लस H2 पैरा बेंजो क्यूनोन, पैरा बेंजो क्यूनोन नंबर 4 बनता है। चौथा क्या है, चौथा कह रहा है विलियमसन संश्लेषण। तो विलियमसन संश्लेषण से बेटा ईथर बनता है। क्या बनता है, ईथर। तो जैसे कि मान लो किसी एल्किल पहले डाल देते हैं विलियमसन संश्लेषण, है ना। विलियमसन संश्लेषण की अगर हम बात करें तो क्या होगा कि जब किसी एल्किल हैलाइड को, है ना, जब किसी एल्किल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड जब किसी एल्किल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ, ठीक है ना, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ईथर प्राप्त होते हैं, ROR प्लस NaX। फॉर एग्जाम्पल C2H5Br प्लस NaO C2H5 बन जाएगा क्या, C2H5O C2H5 प्लस Na डाई एथिल ईथर बन जाता है, डाई एथिल ईथर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं
तो ये आपका इतना कंप्लीट हुआ। हम लोग नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। नंबर 5 पर क्या दे रहा है? नंबर 5 पर है मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण। नंबर 5 छठवें के खा का 5वां, मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण, इसकी बात करते हैं। मेथेनॉल के औद्योगिक निर्माण की बात। तो C+H2 एरोमार्क क्या बनेगा? CO+H2। ये हमारी क्या होती है? इस दोनों का मिश्रण हमारा जल गैस कहलाता है। क्या कहलाएगा? जल गैस। और जो जल गैस आप क्या करेंगे? CO+3H2, CO+3H2, ZNO+CaO कैटालिस्ट का काम करेंगे। नहीं, Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये बना देगा क्या? CS3OH, CS3OH। तो 3 और 1 4, यहाँ पर 2H2 लेते हैं, ये बैलेंस हो जाएगा मेथेनॉल का औद्योगिक। छठवें के खा की अथवा की बात करें, कह रहा है कि एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन का रासायनिक समीकरण एवं क्रियाविधि लिखिए। अच्छा, तो छठवें के खा का अथवा, क्वेश्चन नंबर 6 के खा का अथवा का पहला पार्ट, क्या लिखेंगे? किसी अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया में, किसी अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया में जलयोजन द्वारा जल योजन, जलयोजन मतलब जल का जोड़ना है, जलयोजन द्वारा अल्कोहल बनता है, अल्कोहल बनता है। ठीक है, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O एरोमार्क अम्ल उत्प्रेरित है। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या? CH3CH2OH, एल्कोहल बन गया। ठीक है, क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। अब हमें इसको कहलाना है, क्रिया विधि बतानी है। इसकी क्रिया विधि और पूछ रहा है, तो क्रिया विधि के लिए क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट, यानी प्रथम चरण। फर्स्ट चरण में क्या होता है? जल हाइड्रोजन आयन ग्रहण कर H3 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्या बना दिया भैया? हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तत्पश्चात एथीन पर आक्रमण करके कार्बोकैटायन बनाता है, कार्बोकैटायन
कैटायन बनाता है। क्या बना रहा है भैया? कार्बोकैटायन बनाता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो इस पर से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा और ये बना जाएगा CH2 पॉजिटिव कार्बोकैटायन और CH3 ये बनता है प्लस H2O आपका बाहर। अब हमारा ये बन गया कार्बोकैटायन। तो स्टेप सेकेंड यानी कि द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में क्या होता है? प्रोटॉनीकृत एल्कोहल का निर्माण होता है। प्रोटॉनीकृत एल्कोहल का निर्माण होता है। प्रोटॉनीकृत एल्कोहल का निर्माण होता है। तो CH2 प्लस CH3 प्लस H2O यानी दोनों आपस में मिलते हैं जो बने थे और बना देते हैं क्या? CH2OH। एक हाइड्रोजन का डिस्टरबेंस होगा OH, प्रोटॉनीकृत बनना है ना तो प्लस आ जाएगा और ये हो जाएगा CH3, ये बनेगा, ठीक है। अब स्टेप थर्ड, तृतीय चरण में क्या होता है? तृतीय चरण में CH2 CH3 OH पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं? ठीक है। ट्रांसफर होता है और बना देगा CH3 CH2 OH, CH3 CH2 और हाइड्रोजन आयन मूव हो जाएगा। हमारा एल्कोहल बनकर तैयार। ये थी हमारी छठवें के खा के फर्स्ट की एल्कोहल बनने की क्रिया देखी। आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं छठवें के खा के सेकेंड नंबर पर। कह रहा है प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल की पहचान हेतु रासायनिक समीकरण। प्राथमिक और द्वितीयक दो ही एल्कोहल पूछे हैं तो क्या होगा? प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। तो इसमें क्या करना है? तेरा पहचान करने हेतु रासायनिक समीकरण की। तो देखिए क्या होता है कि प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर पहले एल्डिहाइड बनाते हैं, तत्पश्चात अम्ल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लो, CH3 CH2OH, इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये बनेगा एल्डिहाइड। CH3CHO माइनस का H2O बाहर हो जाएगा और ये देन पुनः ऑक्सीकृत होकर के CH3COOH बना, ये एल्डिहाइड बना, ये अम्ल बन गया। यहीं पर बात करते हैं द्वितीयक एल्कोहल की। द्वितीयक एल्कोहल, जो द्वितीयक एल्कोहल होते हैं जो द्वितीयक एल्कोहल
द्वितीयक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर पहले कीटोन देते हैं, तत्पश्चात अम्ल बनाते हैं। तो CH3 CHOH ये सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीकृत कराएंगे तो K2Cr2O7 प्लस H2SO4 ये बन जाएगा क्या CH3CO पुनः ऑक्सीकृत होकर के CH3COOH देता है। तो ये हमारा छठवें के खाका अथवा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग आगे चलेंगे सातवें का, ये आपने नोट कर लिया होगा। सातवें का क्या कह रहे हैं, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह होते हुए भी क्यों एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में अर्थो पैरा निर्देशक समूह के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन था क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपचयन समूह होते हुए भी एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में अर्था और पैरा निर्देशक समूह के रूप में कार्य करता है। तो क्लोरीन पर क्या होता है, प्रेरण प्रभाव के कारण क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करती है तथा अनुनाद प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन को निर्गमित करती है। प्रेरण प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करती है और अनुनाद प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन को निर्गमित यानी निकालती है। अनुनाद के कारण हैलोजन कार्बोकैटायन को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास करती है तथा यह प्रभाव आर्थो एवं पैरा स्थितियों पर प्रबल होता है। तो सबसे पहले क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ये लग जाता है रिएक्टेंट अभिकर्मक जो कि अस्थायी मध्यवर्ती के रूप में बनता है। ठीक है ना। फिर ये यहाँ से अटैक करेगा, अगर ये आर्थो स्थिति पर अटैक करता है तो ये कंडीशन बनती है जाकर के, और पैरा पर अटैक करेगा तो ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है ना, ये हमारी अपक्रियाएं हो जाएंगी। इसी का सेकंड पार्ट उसने पूछा है, तो इसको साफ करते हैं। क्वेश्चन पेपर हमारा बड़ा होता जा रहा है, समय बहुत कम होता है। इसी का सेकंड पार्ट कह रहा है हेलो एरीन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में अनुनाद प्रभाव को समझाइए। ठीक है ना। तो देखिए होता क्या है कि मान लो ये क्लोरीन है हमारी, इसको ऐसा न लिख करके हमें बॉन्ड स्ट्रक्चर में देना होगा। ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन में आता है ये पहला स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड Cl, और अब इस पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। ठीक है, और यहाँ पर आया तो ये हमारा निगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। अनुनाद स्ट्रक्चर है, ये Cl रहेगा 6 इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये जो इलेक्ट्रॉन था अब किस पर जा सकता है, आर्थो के बाद ये पैरा पर चला जाएगा। ठीक है ना। कहाँ पर जा सकता है, आर्थो के बाद पैरा पर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ यहाँ पर आ जाएगा। तो जब ये यहाँ पर आएगा तो ये निगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा
और थर्ड कंडीशन में क्या होगा, डबल बॉन्ड Cl, ये तो अपना है ये। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये और ये डबल बॉन्ड पे रहेंगे, ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और अंततः फिर से ये मूव करके, यानी यहाँ से मूव करके यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन कंडीशन यानी कि Cl 7 पे और ये सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये अनुनाद संरचनाएं होती हैं, ठीक है ना। अनुनाद प्रभाव को समझाइए, ये हो जाएगा। अब इसी का ओ शिट, सॉरी, ये 7वें के का अथवा हो गया, ये 7वें के का अथवा हो गया, ठीक है। और अथवा का ये फर्स्ट पार्ट हो गया, अथवा का फर्स्ट पार्ट हो गया। तो इसकी जो बेटा थ्योरी है, हम इसको आपको बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, बहुत लिखना पड़ता है। हेलोएरीन की, यानी ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद लिखेंगे, हेलोएरीन की कम क्रियाशीलता का एक महत्वपूर्ण कारण उनके अणुओं का अनुनाद स्थायीकरण है। उपरोक्त संरचनाओं से, यानी इनकी बात कर रहा है, उपरोक्त संरचनाओं से स्पष्ट है कि क्लोरोबेंजीन CCl आबंध पर आंशिक द्विआबंध, ये डबल बॉन्ड आ जाए, द्विआबंध का गुण आ जाता है। परिणाम स्वरूप CCl आबंध की लंबाई घट जाती है। फलस्वरूप CCl आबंध की क्षमता बढ़ जाती है और अणु को स्थायित्व प्राप्त हो जाता है, और अणु को स्थायित्व प्राप्त हो जाता है, ये हो जाता है। इसी में कह रहा है 7वें के का अथवा सातवें के का अथवा का सेकेंड पार्ट, हेलो एल्केनों की दो धातुओं से अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखे। तो इसमें हम नंबर 1 पर लिखते हैं, नंबर 1 डाला, Mg धातु से क्रिया, Mg धातु से क्रिया। हेलो एल्केन की बात करते हैं तो हेलो एल्केन को सामान्य अपक्रिया में Rx दिखाते हैं और Mg से क्रिया करा देंगे तो ये बन जाएगा क्या, RMgX, जो कि एक ग्रिगनार्ड अभिकर्मक होता है। क्या होता है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक होता है, आई बात समझ में। और इसी का बी पार्ट, दूसरी रिएक्शन को कहते हैं। तो मान लो कि हमने इसके 2Rx प्लस सोडियम धातु से क्रिया करा दें 2Na के साथ, तो ये बन जाएगा क्या, R सिंगल बॉन्ड R, यानी एल्केन बनता है प्लस 2NaX, सोडियम हैलाइड बाहर हो जाएगा। ये दो धातुओं के समीकरण। अगर हम एग्जांपल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2CS3Cl प्लस 2Na गिव्स आउट बनेगा CS3 सिंगल बॉन्ड CS3 प्लस 2NaCl।
है ना, ये हो जाएगा। तो ये हो गया। और भैया 7वें के का जो सेकंड पार्ट था वो छूट गया है, ध्यान नहीं दे पाए, तो उसको हम लोग आगे करते हैं। 7वें के का सेकंड पार्ट, 7वें के का सेकंड पार्ट जो है वो है बुर्ज क्रिया और सेंडमायर अपक्रिया। तो ये तो बहुत जानी मानी रिएक्शन है, बुर्ज अपक्रिया और सेंडमायर अपक्रिया, है ना। तो ये आप लोग आपकी थ्योरी में लिखी होंगी, वहां से कर सकते हैं हम। और अगर नहीं आपको मिलता है तो मैंने जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप हमें सेंड कर दें क्वेश्चन, अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट नेम, हम आपको आंसर भेज देंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अब हम चलते हैं 7वें के का के अथवा। 7वें का अथवा हो गया। अब 7वें के खा पर। तो 7वें का जो खा होगा, ठीक है, का अथवा तो हो चुका है। 7वें के खा का जो फर्स्ट है, कह रहा है एल्डिहाइड एवं कीटोन में एल्डोल व क्रॉस एल्डोल संघनन। तो ये आपकी थ्योरी में ऑलरेडी होगा, अगर नहीं है तो आप हमें सेंड करें। और दूसरा कह रहा है कैनिजारो अपक्रिया, ये भी आपकी थ्योरी में लिखा हुआ है, अगर नहीं मिलता है तो आप हमसे डिस्कस कर लीजिए, हमें क्वेश्चन भेज दें, हम आपको भेज देंगे। लॉन्ग आंसर है, लिखना बेटा बड़ा, थ्योरी लिखना बहुत लंबा हो जाता है, वैसे ही आपका वीडियो 1.5 से 2 घंटे का हो जाता है। तो हम लोग चलते हैं। उसने कहा है क्या कि कार्बोक्सिलिक अम्ल 7वें के खा का हम अथवा को सॉल्व करेंगे। उसने कहा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखने हैं, जिसमें कि नंबर 1 पर हमने लिख दिया एल्कोहल से। किससे भैया? एल्कोहल से। तो अगर हम एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल को बना रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि एल्कोहल का भी, जैसे कि हमने किया था, ध्यान है आपको क्या किया था? क्वेश्चन था हमारा एल्कोहल के ऑक्सीकरण की विधि लिखी। अब हमसे पूछ रहा है कि रासायनिक, तो देखिए क्या होता है, अगर हम एल्कोहल का प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं तो पहले एल्डिहाइड बनता है एंड देन ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट पर हमने दूसरी विधि लिख दी एल्डिहाइड से। क्या लिख दिया? एल्डिहाइड से बनाना है तो हमने एल्डिहाइड से ले लिया। एल्डिहाइड के लिए सामान्य सूत्र हमारा RCHO होता है। इसका ऑक्सीकरण हम टालेन अपकर्मक के साथ कराते हैं तो ये बन जाएगा RCOOH प्लस 2Ag, जो कि रजत दर्पण के रूप में प्राप्त हो जाता है। तीसरी बात कह रहा है, हमने नाइट्राइल ले लिया। क्या लेते हैं? नाइट्राइल से तो हमने लिया RCN। क्या ले लिया? RCN, और इसका हम करवा देते हैं जल अपघटन, वो भी क्या? अम्ल की प्रेजेंस में। तो ये बन जाएगा RCOOH और प्लस NH3। 3 विधियां हो गई। चौथी विधि के लिए बात करते हैं तो चौथी विधि हमारी एस्टर से बना सकते हैं। एस्टर
सेम आर सी डबल ओ आर डैश प्लस इसका हमें क्या करना है, जल अपघटन करवाना है। तो जब हम जल अपघटन करवाएंगे तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड आर सी डबल ओ एच प्लस आर डैश ओ एच कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। और पांचवी विधि में हम ले लेते हैं नंबर 5 ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से पांचवी विधि के। तो ग्रिग्नार्ड इसमें क्या लेते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला आपको मालूम है, RMgX होता है। क्या होगा, RMgX। और इसको रिएक्ट कराते हैं किससे, CO2 के साथ। तो जब CO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एक अस्थायी योगात्मक यौगिक बनता है COMgX, ठीक है ना। अब इसका हम लोग करवा देते हैं क्या, जल अपघटन। क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे HOH के साथ। तो बन जाएगा क्या, RCOOH प्लस MgOH और X। तो ये हमारे 7वें के खा का अथवा उसने पूछा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग इसके आगे बढ़ने वाले हैं क्या कि हमारा ये सेट कंप्लीट हो जाता है। और बेटा समय के अभाव के कारण यानी वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं, है ना, अगर उन क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं मिलते हैं तो आप हमें अपना क्वेश्चन, अपना डिस्ट्रिक्ट नेम और अपना नाम 8533049772 मैं लिखे दे रहा हूं दोबारा से, 8533049772 पर अपना क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट नेम ये सब सेंड कर दीजिएगा। मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। इसी के साथ एक बार फिर से कहूँगा, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।